कैसे एक मर्डर केस आईनी तारीख का एक बहुत बड़ा केस बन गया और कैसे मार्शल लॉ को कानूनी करार दिया गया और कैसे आइन की धज्जियां उड़ाई गई, जानते हैं इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम टू लीगल डिक्टम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस, द स्टेट वर्सेस डोसो, जिसकी साइटेशन है PLD 1958 सुप्रीम कोर्ट 533। इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ इस केस को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पर एक क्विज दिया गया है जिसके कुछ सवालात लॉ गेट के पास पेपर से लिए गए हैं। आपने वो क्विज अटेम्प्ट करना है और उसके आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। अब देखते हैं इस केस के कंटेंट्स को। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस केस को कुछ हेडिंग्स में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हम इस केस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन कर्सरी डिटेल्स देखेंगे कि इस केस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द केस देखेंगे कि ये केस किस तरह से उभरा। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस देखेंगे, उसमें सबसे पहले आ जाएगा लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन अगेंस्ट FCR। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पेटिशनर्स आएगा कि लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशनर्स ने क्या एप्लीकेशंस फाइल की थी। देन लाहौर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट यानी कि लाहौर हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था। कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के। फिर केस की प्रोग्रेशन देखेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील की गई। फिर प्रोमलगेशन ऑफ मार्शल लॉ हुआ, लॉज कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958 नाफिज किया गया। देन देखेंगे जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसमें क्या हुआ, लीगलाइजेशन ऑफ 1958 मार्शल लॉ, नंबर ऑफ अपील्स कितनी आई थी, रिकॉग्निशन ऑफ लॉज कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958, देन रिस्टोरेशन ऑफ FCR। उसके बाद डिसीजन ऑफ लोया जिरगा को वैलिड करार दिया गया। फिर देखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या असरात सामने आए। फिर इस केस को हम कंक्लूड कर देंगे और इस केस को इस तरीके से आप किसी भी पेपर में अगर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको हाईएस्ट मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले इस केस के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि अगर किसी भी पेपर में ये केस आए तो आपने इसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है। State versus Doso is a simple case of murder committed by a person named Doso in Balochistan. स्टेट वर्सेस डोसो एक सिंपल मर्डर केस था जो कि बलूचिस्तान में ये मर्डर हुआ था, डोसो नामी शख्स ने किया था। ही वॉज कन्विक्टेड अंडर द ट्राइबल सिस्टम ऑफ जस्टिस बाय लोया जिरगा एज इन्यूमरेटेड इन FCR। डोसो पर वहाँ के कबायली निज़ाम अदल के ज़रिए जुर्म आयद किया गया जैसा कि FCR में बताया गया था। But his relatives approaches to the Lahore High Court which repealed the decision of लोया जिरगा। उसके रिलेटिव्स ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और लाहौर हाई कोर्ट ने लोया जिरगा के फैसले को कालादम करार दे दिया। Later on the appeal of federal government, Supreme Court reversed the decision of Lahore High Court. फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। The case got prominence because it indirectly questioned the legitimization of martial law imposed by Sikandar Mirza on 7 October 1958। इस केस को इतनी शोहरत क्यों मिली थी? क्योंकि इस केस ने इनडायरेक्टली मार्शल लॉ को लीगल करार दिया था, वो मार्शल लॉ जो सिकंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 को लगाया था। The state versus Doso and another is a most important case in the constitutional history of Pakistan, which was decided by the Supreme Court of Pakistan on 27th October 1958. State versus Doso constitutional history of Pakistan का एक बहुत ही important केस है जो कि था तो मर्डर केस, और ये मर्डर केस किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट केस बन गया वो इसलिए क्योंकि इस केस में मार्शल लॉ को लीगलाइज करा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जजमेंट दी थी 27 अक्टूबर 1958 को। एंड अ मर्डर केस टर्न्स इनटू अ लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केस। कर्सरी डिटेल्स, इस केस के इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को लगा था और उसको लगाया था सिकंदर मिर्जा ने। और डिसीजन स्टेटस देख लेते हैं। ये केस 3-1 से डिसाइड हुआ था। एक डाइसेंटिंग नोट दिया था जस्टिस AR कॉर्नेलियस ने। जजमेंट ऑफ सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 27 अक्टूबर 1958 को। अब बढ़ते हैं इस केस के बैकग्राउंड की तरफ कि ये केस किस तरह से वजूद में आया। बलूचिस्तान के कबायली इलाके लोरा लई में एक डोसो नामी शख्स एक मर्डर करता है। He was arrested and was handed over to the Council of Elders और ग्रैंड असेंबली लोया जिरगा। डोसो को वहां की लेविस फोर्स अरेस्ट करती है और काउंसिल ऑफ एल्डर्स के हवाले कर देती है। फिर क्या होता है कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स चार्ज हिम विद डेथ पेनल्टी अंडर द सेक्शन 11 ऑफ एफसीआर। तो काउंसिल ने एफसीआर के सेक्शन 11 के तहत डोसो को फांसी की सजा सुना दी और ये फैसला वहां के डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने किया था। एफसीआर फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन एक बहुत ही सख्त कानून है और इसको काला कानून भी कहा जाता है और इस एफसीआर के तहत डोसो पर जुर्म आयद किया गया और उसको फांसी की सजा सुना दी गई। अब देखते हैं केस के फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे पिटीशन इन लाहौर हाई कोर्ट अगेंस्ट एफसीआर, देन एप्लीकेशंस ऑफ पिटिशनर्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और फिर consequences of Lahore High Court's verdict. Petition in Lahore High Court against FCR. The relatives of Doso filed a writ petition in Lahore High Court against the decision of Loya Jirga. Doso के रिश्तेदारों ने लोया जिरगा के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की। They challenged the convictions on the grounds that the relevant provision of section 11 of FCR were void, being repugnant to equality before law and equal protection of law and the right to counsel embodied in 1956 Constitution. डोसो के रिलेटिव्स ने डोसो की कन्विक्शन को लाहौर हाई कोर्ट में जिन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया वो ये थे कि जो सेक्शन 11 है एफसीआर का वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुतसादिम है। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, द राइट टू काउंसिल की बात करता है कि आप लॉ के सामने आप सब बराबर हैं, आपको अपनी मर्जी का वकील करने का हक है। लेकिन सेक्शन 11 ऑफ एफसीआर इज अगेंस्ट आर्टिकल 5 एंड 7 ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि आप सब लॉ के सामने बिल्कुल बराबर हैं, कानून में हर एक इंसान बराबर है। एंड आर्टिकल 7 बात करता है टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ चॉइस इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अपनी मर्जी का वकील चुनना हर सिटीजन का हक है। लेकिन ये दोनों आर्टिकल्स सेक्शन 11 ऑफ एफसीआर के अगेंस्ट जा रहे थे और जब कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए तो वो लॉ वॉइड होता है। ये भी हमें 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था आर्टिकल 4 के अंदर। एनी लॉ और कस्टम इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी वॉइड। इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं कि सेक्शन 11 ऑफ एफसीआर कौन से आर्टिकल्स के अगेंस्ट था। सेक्शन 11 ऑफ एफसीआर दो आर्टिकल्स के अगेंस्ट है, अगेंस्ट आर्टिकल नंबर 5 एंड अगेंस्ट आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल 5 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की और आर्टिकल नंबर 7 बात करता है लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ चॉइस। लेकिन एफसीआर में वकील की कोई चॉइस ही नहीं थी। एप्लीकेशंस ऑफ पेटिशनर्स। Applications were filed by petitioners in the Lahore High Court for a writ of habeas corpus and certiorari on the grounds that the provisions of FCR were void under the Article 5 and 7 of 1956 Constitution. लोया जिरगा के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जो पेटिशंस फाइल की गई थी वो थी रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस की और सर्शियोराई की और ग्राउंड्स ये दिए गए थे कि एफसीआर आर्टिकल 5 और 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। रिट ऑफ habeas corpus. A writ of habeas corpus is a writ that is issued to bring a person before a court to ensure that his imprisonment is not illegal. हैबियस कॉर्पस की रिट इसलिए इशू की जाती है कि आपने उस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है और ये प्रूव करना है कि जो आपने उसको कैद किया हुआ है वो गैर कानूनी नहीं है। रिट ऑफ सर्शियोराई। A writ of certiorari is a writ that is issued from a superior court to call up the record of proceedings in an inferior court for review
और रिट ऑफ सर्शियोराई इसलिए इशू की जाती है कि सुपीरियर कोर्ट जो है वो इंफीरियर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को मंगवा कर देख सके, उसको रिव्यू कर सके, उस पर नजरसानी कर सके। लाहौर हाई कोर्ट वर्डिक्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? लाहौर हाई कोर्ट ने 9 अगस्त 1957 में इस केस का फैसला किया। लाहौर हाई कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ डोसो। डोसो के हक में ये फैसला हुआ। हेल्ड दैट FCR is against the Constitution of 1956। लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि FCR का जो कानून है वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और Council of Elders proceedings were also held null and void। और Council of Elders लोया जिरगा की कार्रवाई को null and void करार दे दिया और ये कहा गया कि FCR की प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कंपैटिबल नहीं हैं। Consequences of Lahore High Court's verdict। The effects of this decision were that after the declaration of FCR as repugnant to the Constitution, then the validity of those cases were questioned which were decided under FCR since long before it was enacted and especially since 1956 when the new constitution was promulgated। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले का ये असर हुआ कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने FCR को कॉन्स्टिट्यूशन के मुतजाद करार दिया था, देन वो तमाम कार्रवाइयाँ जो FCR के तहत हुई थी और जिन पर FCR के तहत सजाएं हुई थी वो क्वेश्चन में आ गई, उन पर सवालिया निशान लग गया। जब से FCR बना था तब से लेकर और ख़ास तौर पर जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज हुआ था मुल्क में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल आ गई कि जो पुराने केसेस में जिरगे के फैसले पर सजाएं हुई थी, अब वो तमाम लोग भी लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और ये मसला खड़ा हो गया कि क्या ये जो फैसला है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, क्या ये माजी के केसेस पर भी लागू होगा। अब बढ़ते केस की प्रोग्रेशन की तरफ कि आगे ये केस किस तरह फर्दर प्रोसीड हुआ। अपील इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। The federal government of Pakistan went into an appeal in Supreme Court against the verdict of Lahore High Court। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। The Supreme Court decided 13 अक्टूबर 1958 as the date for hearing the case। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि हम 13 अक्टूबर 1958 को इस केस को सुनेंगे। But prior to that, on 7 October 1958, a drastic change came in the political history of Pakistan when first martial law was imposed in the country। लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई जब मुल्क में पहला मार्शल लॉ नाफिज हुआ। प्रोमलगेशन ऑफ मार्शल लॉ अभी मुश्किल से ही पाकिस्तान का आइन बना था और फिर से उसे नजर लग गई। On 7 October 1958, the President of Pakistan, Sikandar Mirza, declared martial law in the country and made Ayub Khan as the Chief Martial Law Administrator। 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के सदर सिकंदर मिर्जा ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया और अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर डिसॉल्व्ड with the abrogation of 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की मनसूखी के साथ ही तमाम मरकजी और सूबाई कानून साज असम्बलियों को तहलील कर दिया गया। लॉज कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958। 3 days later of martial law on 10th October 1958, the law's continuance in force order was issued। मार्शल लॉ लगने के 3 दिन बाद 10 अक्टूबर 1958 को लॉज कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर को इशू किया गया, according to which all other laws except those of 1956 constitution were validated and also the jurisdiction of all courts were restored। इसके अकॉर्डिंग बाकी सारे कानून अपनी जगह पर रहेंगे, सिर्फ 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा और अदालतें इनके ही तहत काम करती रहेंगी। अदालतों की जुरिस्डिक्शन को बहाल कर दिया गया। Thus, Law Continuance in Force Order 1958 was the new legal order which replaced old legal order, that is the 1956 Constitution। जो हमारा ओल्ड लीगल ऑर्डर था वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था और अब जो हमारे पास न्यू लीगल ऑर्डर था वो मुल्क में था लॉ कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958। अब बढ़ते हैं जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का क्या फैसला सुनाया। बेंच ऑफ जजेस।
ये केस 4 रुकनी बेंच ने सुना था, जिसमें चीफ जस्टिस थे मोहम्मद मुनीर और उनके साथ थे जस्टिस शहाबुद्दीन, जस्टिस AR कॉर्नेलियस और जस्टिस अमीरुद्दीन अहमद। अब बढ़ते हैं जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ। On 27th October 1958, Supreme Court decided the decision against the Lahore High Court and upheld the decision of Council of Elders. 27 अक्टूबर 1958 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलादम करार दे दिया और लॉया जिरगा के फैसले को बहाल कर दिया। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, Justice Munir, relied on Kelson's theory of legal positivism and declared that the uprising as a peaceful revolution and therefore declared the law's continuance in force order as valid. जस्टिस मुनीर ने केल्सन्स थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म का सहारा लेते हुए ये कहा कि मुल्क में जो हालात उभर रहे हैं ये एक पीसफुल रेवोल्यूशन है, ये एक पुरअमन इनकलाब है और इसके साथ ही उन्होंने लॉज कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर को भी जायज करार दे दिया। The decision declared the annulment of Constitution of 1956 and declared the Constitution as late or deceased Constitution. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 1956 के आइन को मनसूख कर दिया और उसके लिए लेट या डिसीज्ड का वर्ड इस्तेमाल किया। This decision ultimately validated martial law in the country for the first time. और इस फैसले के तहत मुल्क में पहली मर्तबा मार्शल लॉ को जायज करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट was firstly confused that if it upheld the decision of Lahore High Court in Doso case, it means that 1956 constitution was still enforced, then martial law will declared illegal. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सोच में डूबी थी कि अगर हमने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जायज करार दिया तो इसका ये मतलब होगा कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क में अभी भी लागू होगा और जिसकी वजह से मार्शल लॉ को गैर कानूनी करार दिया जाएगा। और अगर हमने डोजो के खिलाफ फैसला दिया तो इसका ये मतलब है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिसऑन कर रहे हैं और हम मार्शल लॉ को लीगल करार देंगे। After 20 days of martial law, it has been declared valid by Justice Munir. मार्शल लॉ लगने के 20 दिन बाद इस केस का फैसला हुआ, जिसमें जस्टिस मुनीर ने मार्शल लॉ को वैलिड करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट decided against the verdict of Lahore High Court and decision was based on Hans Kelsen theory of legal positivism. सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुनाया और ये फैसला उन्होंने हैंस केल्सन थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म के तहत दिया था। Legalization of 1958 martial law. The judgment held that 1958 martial law imposition is a kind of revolution, a peaceful revolution, which is not resisted or opposed by the common people. This clearly defines that the people are happy with the change. Thereafter, the revolution or martial law is legal as long as it satisfies the common people. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने ये हेल्ड किया कि मार्शल लॉ जो मुल्क में नाफिज हुआ है वो एक पुरअमन इनकलाब है, क्योंकि आम लोगों ने ना तो इसकी मुजाहमत की है और ना ही इसकी मुखालफत की है। तो ये वाज़ेह तौर पर ये डिफाइन कर रहा है कि लोग इस तब्दीली से खुश हैं। ये जो इनकलाब है और ये जो मार्शल लॉ है ये लीगल है क्योंकि लोग इससे मुतमिन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केल्सन थ्योरी का सहारा लिया, जो कि हैंस केल्सन ने अपनी बुक जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट के अंदर डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू हैंस केल्सन थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म, if there is a change in constitution or government and such change is not resisted or opposed by anyone in a country, then it is a successful revolution एंड रिकग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। कि अगर हुकूमत में या आइन में कोई तब्दीली आती है और उस तब्दीली की ना कोई मुजाहमत करता है ना कोई उसकी मुखालफत करता है तो इसका ये मतलब है कि वो एक कामयाब इनकलाब है और ये बैनुल अक़वामी कानून की तरफ से तस्लीम शुदा है। नंबर ऑफ अपील्स। जस्टिस अमीरुद्दीन अहमद ने ये कोट किया कि 4 अपील्स अराइजेस आउट ऑफ ऑर्डर्स मेड बाय हाई कोर्ट ऑन पिटीशन ऑफ रिट्स एंड ऑर्डर्स मेड अंडर FCR 1901। जस्टिस अमीरुद्दीन ने ये कहा
कि हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ और रिट पिटीशंस और ऑर्डर्स ऑफ एफसीआर के अगेंस्ट 4 अपील्स जो हैं वो हमें मौसूल हुई हैं एंड पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड आर सिमिलर द 4 अपील्स वर हर्ड टुगेदर कि इन चारों अपीलों के जो पॉइंट्स थे वो सेम थे, इसलिए हम इन चारों अपीलों को एक साथ सुनेंगे। एफसीआर की सजाएं गलत हैं, इस बात पर 7 लोगों ने डिफरेंट केसेस के अंदर अपीलें की। पहला था डोसो एंड मोहम्मद खान, दूसरा मलिक तूती खान एंड मेहरबान खान, तीसरा अब्दुल लतीफ खान और चौथा सब्ज अली एंड मोहम्मद अकबर। रिकॉग्निशन ऑफ लॉज कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर। Supreme Court held that the law's continuance in force order was a new legal order and the validity of laws and correctness in the judicial decision would be determined according to it. Supreme Court ने ये फैसला सुनाया कि ये जो clause continuous in force order 1958 है ये मुल्क का न्यू लीगल ऑर्डर होगा। जितने भी लॉज हैं उनकी वैलिडिटी अगर आपने चेक करनी है वो भी आप इसी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेंगे और अगर किसी भी अदालती फैसले में आपने दुरुस्तगी करवानी है तो वो भी इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी। रिस्टोरेशन ऑफ एफसीआर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एफसीआर को दोबारा से बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तहत 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन मंसूख हो गया था जिसकी वजह से एफसीआर 1901 का जो कानून है वो वापस से बहाल हो गया और एफसीआर 1901 को अब इन अकॉर्डेंस विद लॉज कॉन्टिन्यूस इन फोर्स ऑर्डर 1958 डील किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ऑफ लोया जिरका को वैलिड करार दिया। The court also made a reference to the decision of Council of Elders that its decision is valid up to the mark. सुप्रीम कोर्ट ने लोया जिरगा के फैसले का हवाला दिया और ये कहा कि लोया जिरगा का फैसला दुरुस्त है। केस के बारे में हमने जान लिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या असरात मुरतब हुए। सबसे पहला पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ मार्शल लॉ। Judgment of Supreme Court recognized the martial law as legal and valid action. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने मार्शल लॉ को दुरुस्त और कानूनी तस्लीम कर लिया। This had a far-reaching effects on the political history of Pakistan. इस फैसले के पाकिस्तान की सियासी तारीख पर बहुत गहरे असरात मुरतब हुए। It opened the gates for future martial laws in the country, provided the absolute powers in the hands of martial law administrator. और इस फैसले ने मुल्क में मार्शल लॉ का रास्ता हमवार कर दिया और मार्शल लॉ के जरिए सारी की सारी पावर्स मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर दी। सेकंड पॉइंट है होल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। The verdict of Supreme Court halted the democratic process of Pakistan, which had recently been on the road after the promulgation of first Constitution of Pakistan on 23rd March 1956 and threw the country onto the track of dictatorship. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पाकिस्तान के जमहूरी अमल को रोका। पहला आयन बनने के बाद पाकिस्तान ने अभी दबे पांव चलना शुरू ही किया था कि पाकिस्तान को वापस से आमरीत की पटरी पर डालकर रेंगने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्राइवेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। As a result of judgment, Pakistan was deprived from its first independent constitution framed and promulgated after so much efforts and a long struggle of 4 years. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान को उसके पहले आयन से महरूम कर दिया गया, वो आयन जो 4 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद बना था। Encouraged military intervention. The verdict of Supreme Court encouraged the subsequent military interventions in the politics of Pakistan. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पाकिस्तान की सियासत में फौजी मुदाखलत की हौसला अफजाई की। FCR revalidated. Judgment of Supreme Court revalidated the British imperial legacy, the curse, that is FCR, popularly known as Black Law in the tribal areas of Frontier and Balochistan, which is still enforced even today. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बरतानवी शाही मिरास जो कि हमें विरासत में मिली है, एक लानत यानी कि FCR जो कि काले कानून के नाम से मशहूर है, फ्रंटियर और बलूचिस्तान के कबायली इलाकों में अभी तक ये कानून इन्फोर्स्ड है। If it is not had been declared as valid in 1958, the disturbances now in these regions would have not been exist. If these people were brought
under the arena of normal judicial system of Pakistan. 1958 में अगर इस FCR को रीवैलिडेट न किया जाता, इसको जायज़ न करार दिया जाता, तो इन इलाकों में अभी जो इतनी तबाहियां हो रही हैं वो ना हुई होती। अगर उन लोगों को पाकिस्तान के आम अदालती निज़ाम के दायरे में अगर लाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है लॉफिंग स्टॉक फॉर सिविलाइज्ड वर्ल्ड। The judgment provided a laughing stock for civilized world on Pakistan because of recognition of martial law on the basis of Hans Kelsen outdated theory, which is irrelevant principle. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने दुनिया की महज़ब कौमों को पाकिस्तान पर हंसने का मौका दिया है क्योंकि हैंस कैल्सन की आउटडेटेड थ्योरी के ज़रिए पाकिस्तान में मार्शल लॉ को रिकग्नाइज़ किया गया जो कि एक इररेलेवेंट प्रिंसिपल है जो वक्त के साथ साथ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल नहीं रहा। इसके अलावा इस फैसले का ये असर हुआ कि इट डिस्टर्ब द टाइज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। द एब्रोगेशन ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो लेड द अपसेट ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए, उनके दरमियान जो मुआहदे हुए वो मुतासर हो गए। अब बढ़ते हैं डिसेंटिंग रिमार्क्स की तरफ। इख्तिलाफी नोट जस्टिस AR कॉर्नीलियस ने दिया था। पहली बात उन्होंने ये कही that in the case of Dosso and Muhammad Khan, the position is materially different insofar as the trial and all proceedings up to the convictions were held in special area over which High Court had no jurisdiction. पहली बात तो उन्होंने हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे की कि ये कन्विक्शन जो है स्पेशल एरिया में हुई जहां हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इख्तियार समात नहीं है। It follows that the High Court had no authority to decide whether the trial and conviction were legal or otherwise. और इन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट के पास तो ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो ये डिसाइड कर सके कि ये जो ट्रायल हुआ या ये जो कन्विक्शन हुई वो कानूनी है या गैर कानूनी है। द ओनली मैटर विच दे could be seized was whether these persons were properly held in custody by the jailer at much. जस्टिस AR कॉर्नीलियस ने ये कहा कि अगर जुरिस्डिक्शन की बात आ रही है तो हाई कोर्ट के पास एक जुरिस्डिक्शन है और वो ये कि जिस जगह पे डोसो को रखा गया है यानी मच वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है। Justice Cornelius argued that the military takeover was unconstitutional and therefore invalid. उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ है मुल्क पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर आइनी है, इसलिए इसको नाजायज़ करार दिया जाए। He contended that the military assumption of power and abrogation of constitution violated the principle of constitutional governance and the rule of law. जस्टिस AR कॉर्नीलियस के अकॉर्डिंग फ़ौज का इस तरह अपनी पावर इस्तेमाल करना और आइन का मंसूख हो जाना ये रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल मुतसादिम है। अकॉर्डिंग टू हिम द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव बीन अपहेल्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड एनी एक्ट कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डीम्ड इलीगल एंड वॉइड। जस्टिस AR कॉर्नीलियस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जो चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जा रही हो उसको गैर कानूनी और वॉइड करार दिया जाए। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, करते हैं इस केस को कंक्लूड। द स्टेट वर्सेस डोसो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल केस. The first martial law imposed in the country was declared valid by relying on Carlson's theory of legal positivism. State versus Dosso एक बहुत ही important murder केस था जो कि टर्न हो गया एक constitutional landmark केस में. The first martial law imposed in the country was declared valid by relying on Carlson's theory of legal positivism. कैल्सन थ्योरी का सहारा लेते हुए मुल्क में पहले मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया गया. This case was overruled in Asma Jilani case, stating that Kelsen's theory is not universally accepted, so we are not bound to follow it. Asma Jilani केस में स्टेट वर्सेस डोसो के केस को ओवररूल्ड किया गया था और ये कहा गया था कि कैल्सन की थ्योरी अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है, इसलिए हम इसको फॉलो करने पर बाउंड नहीं हैं. और लॉ गेट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि कौन से केस में स्टेट वर्सेस डोसो के केस को ओवररूल्ड किया गया था, तो आंसर इज असमा जिलानी केस, PLD 1972, सुप्रीम कोर्ट 139. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give a big thumbs up ताकि वीडियोस बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन हो.
अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। क्विज टाइम। अब ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, अगर वीडियो आपने पूरी देखी है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे।